नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। पॉलिथीन मुक्त अभियान को लेकर समाज के सभी तबके के लोग सामने आ रहे हैं और खास करके विद्यालयों में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। नगर के कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर नगर को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान चलाया गया। भारी उत्साह के बीच नगर पंचायत के कर्मचारियों ने प्लास्टिक मुक्ति से जुड़े कई नारे लगाकर नागरिकों को आगाह किया कि इस गंभीर खतरे के प्रति सभी जागरूक नहीं हुए तो बड़े नुकसान के लिए तैयार रहें। नगर के कई हिस्सों में गुजरी रैली के दौरान संकल्प भी लिया गया कि प्लास्टिक को स्वयं छोड़ने के साथ आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। एक जो उत्तर प्रदेश सरकार का रेस अभियान है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, प्लास्टिक सिंगल यूज जो है उसका रोज पूरी तरह से उसको खत्म करना है। जहाँ भी सार्वजनिक स्थलों पे पॉलीथीन बोतलें पड़ी हुई हैं उनको रिकलेक्ट करना है, उनको रिसाइकिल करना है, अवेयरनेस फैलानी है। तो उसी अवेयरनेस के लिए जागरूकता रैली होना चाहिए। इसके बाद हम लोग मार्केट में आगे जा रहे हैं, व्यापारी बंधुओं के साथ एक महाशपथ भी लेंगे। प्लास्टिक सिंगल यूज जो है उसको नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं मैनपुरी जनपद के कस्बा बेबर में अमरनाथ यात्रा को 19 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। आज कस्बा बेबर के सब्जी मंडी में स्थित शंकर जी के बड़े मंदिर से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए 19 यात्रियों का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। भोलेनाथ के भक्तों के नगर के विभिन्न मंदिरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और नगर के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण कर भोले बाबा के जयकारों के साथ अमरनाथ यात्रियों को रवाना किया। वहीं कस्बा के लोगों ने शंकर जी के बड़े मंदिर पर अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को फूलमाला पहनाकर और नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि सरित कांत भाटिया ने फूलमालाओं से लाद भोले के भक्तों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने झंडे दिखाकर बैंड बाजों के साथ जत्थे को रवाना किया। नगर से भगवान शंकर के भक्तगण उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी यात्रा की शुभकामना करता हूँ कि सकुशल वो जाएं, महादेव के दर्शन करके हमारे नगर में वापस आएं, ऐसी मेरी मंगल कामना है। मैं सभी जो भी हमारे लगभग 19 लोग यहाँ से जा रहे हैं सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम लोग यहाँ से अमरनाथ बर्फानी बाबा के लिए प्रस्थान करेंगे। बेवर से अपना पहला हम लोग यात्रा करेंगे। यहाँ से अपने प्राइवेट वाहनों से टूंडला तक जाएंगे। टूंडला से हम लोगों की ट्रेन है जम्मू तक। जम्मू से हम लोग अमरनाथ के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। कितने लोग जा रहे? कितने लोग? 19 लोग हैं हम लोग। यहाँ से कहाँ से कहाँ तक यात्रा? यहाँ से अमरनाथ तक की पूरी, बेवर से अमरनाथ तक की यात्रा। क्या नाम है? हमारा नाम रानू मिश्रा है। राघवेंद्र। काशीवासियों को पीएम मोदी ने 1800 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं 591 करोड़ की लागत से 33 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1200 करोड़ की 12 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है तो संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे और खिलाड़ियों के बीच में शिलान्यास किया जाएगा। पूरे देश में वाइस चांसलर, डायरेक्टर है, अलग अलग इंस्टीट्यूट, IIT एम्स के लोग पधारेंगे। 3 तारीख तक सारे प्रोजेक्ट तैयार करा लिए जाएंगे। मुख्य सचिव तैयारी का जायजा लेने के लिए जल्द ही वाराणसी पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वाराणसी में बहुत निकट भविष्य में होने वाला है और उसके हिसाब से प्रशासन की जो लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियां हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। 33 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है। करीब 591 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह 12 प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास होना है। करीब 1200 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट हैं। तो कुल मिला के 1800 के आसपास समथिंग जो फिगर बनती है उसमें 45 प्रोजेक्ट्स का जो है वो लाभ वाराणसी को सीधे सीधे मिलेगा। इसमें संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनना है और उसी कॉम्प्लेक्स की तैयारी तेज़ी से जो चालू है उसका बाकायदा जो शिलान्यास काम है वो करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहीं स्टेडियम पे जाएंगे और खिलाड़ियों के बीच में उसके साथ वहाँ का शिलान्यास होगा। वहीं पे लोगों को, खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा। वहीं पे कार्यक्रम जो बड़ा आयोजित किया जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन्स की दृष्टि से और स्पोर्ट्स को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से वो आयोजित कराया जाएगा। मथुरा मार्ग स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय गुरुवार को जंग का अखाड़ा बन गया, जहां स्टाफ, डॉक्टर और CMS के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखते देखते ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।
ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस सीएमएस का आज सेनावृत्त पर सम्मान होना चाहिए था, उसके स्थान पर उसके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर एसके जैन के सेवानिवृत्ति के मौके पर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अस्पताल परिसर में विदाई समारोह की तैयारी चल रही थी। जब सीएमएस अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद एक डॉक्टर के साथ उनकी कहासुनी हो गई और दोनों के बीच गाली गलौज तक होने लगी। मैं और डॉक्टर अशोक की एक बार देख लें व्यवस्था। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ना तो मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है, ना ही डॉक्टर दिलीप से बात हुई। सीसीटीवी कैमरे के चीजें तोड़ दी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना जब तक उनसे बात नहीं हुआ, है ना। कुछ विवाद हुआ, ये मेरी जानकारी में आया है, लेकिन विवाद सुलझ जाएगा। आपसी विवाद है, सुलझ जाएगा। बता रहे चौकी पर वो एप्लीकेशन देने गए। अब वो भी नहीं, मेरी जैन साहब से भी बात नहीं हुई है, उनसे भी नहीं हो पाई है, लेकिन सुलझ जाएगा। कोई बड़ा विवाद नहीं होता है। तो ये माने विवाद हुआ है? हाँ, ये तो मैं पता लगा कि आकर के विवाद हुआ है। और अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक मुझे ये ना पता रहे विवाद का कारण क्या है, विवाद क्यों हुआ है और गलती किसकी है, जब तक ये ना पता लगे तब तक कोई इस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। सुनने में आया लेन देन को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में 15 साल पहले एसटीएफ के 6 कमांडो और एक मुखबिर की सामूहिक हत्या और अंधाधुंध गोलियां चलाकर नौजवानों और एक मुखबिर को डाकू घोटिका और उसके साथियों ने घायल कर दिया था। इस नरसंहार के मामले में 15 साल तक न्यायालय में सुनवाई हुई तो गुरुवार को न्यायाधीश नूपुर ने इसमें आरोपी सभी 13 डकैतों को दोषी माना और सभी को आजीवन कारावास की सजा दे दी। न्यायालय में इन्हें अलग अलग धाराओं में सजा दी गई और सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एसटीएफ के दस्यु सरगना ददुआ को मुठभेड़ के दौरान 21 जुलाई 2017 को मार गिराया था। इसके बाद एसटीएफ के कमांडो अपनी टीम के साथ अगले दिन वापस आ रहे थे, तभी बांदा जनपद के फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन तिराहे के पास डाकू अंबिका पटेल ने अपने साथियों के साथ 22 जुलाई 2007 की रात घात लगाकर एसटीएफ की टीम पर हमला कर दिया। ये मामला था 22 जुलाई 2007 में जो ठुकिया गैंग था, जो बहुत कैसी गैंग था, उस गैंग के सदस्यों ने एसटीएफ के जवानों को मारा था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। हाँ, उसी में इनका FIR होकर के ये केस चला था। 2007 से आज तक चला। अब आज तक सारे मुलजिम जेल में। किस अदालत से ये फैसला? ये हुआ विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र। क्या सजाएं हुई हैं? कितने मुलजिमों को क्या क्या सजाएं न्यायालय से हुई? इसमें 13 मुलजिमों का जो ट्रायल चला पूरा आज तक, सभी मुलजिमों को बराबर सजा हुई है, आजीवन और 20,000 जुर्माना, और भी अन्य धाराएं हैं उनमें भी थोड़ा हुई है, 500-1,000 और कुछ मामलों में कुछ नाम उनके मुलजिमों के जो मुलजिमों के नाम। इस मामले के FIR करता कौन थे? धीरेन्द्र राय। वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया। अखिलेश ने गोरखपुर में हुए कई जगहों पर जल जमाव की फोटो ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का भाजपा ताल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडा राज चरम पर था, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें रतालम पर धकेल दिया था और अब सपा समाप्त होने की कगार पर है। तो वही वाराणसी मानसिक चिकित्सालय में हुए 5 मौतों के मामले पर कहा कि उसको सुधार करने के लिए हम आज ये निर्देश देंगे और उसमें जल्द से जल्द सुधार होगा। ये पता चला है, आज अभी बताया गया है और उसको सुधार करने के निर्देश आज ही हम देंगे और जल्दी जल्दी सुधार होगा। एक ट्वीट अखिलेश यादव ने और किया है बनारस में बरना नदी को लेकर। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के पास ट्वीट और सोशल मीडिया के सिवा कुछ बचा नहीं काम करने को, इसलिए बहुत उधर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हमारी जानकारी में कोई विशेष रूप से लाओगे तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। मरीज हमारे लिए भगवान। तो वही वृद्ध महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने पुत्र पर फर्जी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने और पुलिस से मिलकर उत्पीड़न कराने का आरोप लगाया। गुरुवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के आशिक चौराहा निवासी वृद्ध महिला कमला यादव पत्नी मुन्ना लाल ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि उसके 3 पुत्रों ने
फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसकी करोड़ों की संपत्ति हड़प कर ली, जबकि उस संपत्ति का हिस्सा उसके और उसकी एक पोती के हिस्से में भी आता है। लेकिन उसके पुत्रों ने पुलिस से सांठगांठ कर उसकी सारी संपत्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम कराकर अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया और उसके घर के रास्ते को दबंगई के बल पर बंद किया जा रहा है। वृद्धा ने बताया कि इसकी शिकायत करने वो कोतवाली पुलिस के पास गई थी, लेकिन पुलिस की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। आज आप एसएसपी कार्यालय आएंगे, क्या समस्या है आपको? जी एक्चुअली जो हमारे इधर की प्रॉपर्टी के इशू को लेकर आए थे एंड जो हमारे ताऊजी हैं वो बाहर रहते हैं, तो वो यहाँ पे एक्चुअली नहीं रहते, तो बाहर उन्होंने आए थे तो उन्होंने दादी से फोर्सफुली क्या प्रॉपर्टी पेपर्स में साइन करवा दिए एंड उन्होंने मेंटल लाइक हमारे डैडी को एंड चाचा को भी टॉर्चर किया। तो उन्होंने 3 पार्ट्स में प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, बट दादी को ये था कि दादी को भी पार्ट मिलना था एंड बुआ जी जो हमारी है उनको भी पार्ट मिलना था, वो उन्होंने नहीं किया, तो 1:3 में डिवाइड कर दिया था। एंड ताऊ जी अब फोर्सफुली हम लोग को इधर आके बोल रहे हैं, पुलिस एंड इन सबको लेके आ रहे हैं एंड बोल रहे हैं हम लोग का निकलना बंद हो रहा है, क्योंकि जहाँ उनकी जो रोड है वहाँ पे वो पूरा ब्लॉक कर दिया, वो पूरा अपने ब्रिक्स एंड सीमेंट लेके आ गए, बोल रहे हैं आप यहाँ से नहीं निकलोगे, हमें अपना बनाना है। तो उधर हम लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है, दादी को भी प्रॉब्लम हो रही है एंड बुआ का भी पार्ट नहीं है उसमें। हमारे डैडी और चाचा मतलब है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है बुआ और दादी को पार्ट देने में, बट ताऊ जी को प्रॉब्लम है, वो हिस्सा नहीं दे। वृंदावन में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। इसी श्रृंखला में धर्मनगरी वृंदावन में एक संत द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र अपने रक्त से लिख कर दिया है। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जहां सुनरक मार्ग स्थित महेश्वर धाम अखंड श्री राम महायज्ञ चल रहा है, तो वहीं महेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेश गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री का ध्यान इस मांग की ओर करने के लिए देश की सेवा 125 करोड़ संत और हिंदुवादियों की ओर से रक्त से पत्र लिखा गया। उनका कहना है कि देश में जिहाद और आतंकवाद पूरी तरीके से फैल चुका है। इससे मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री हमारी इस मांग पर अवश्य ही ध्यान देंगे। देखिए, ये जो आज देश की जो दुर्दशा है, जिसमें कि ये जिहादी और आतंकवाद पूरी तरह से फैल चुके हैं, इनसे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमने अपनी मांग रखी है और 100 करोड़ साधु संत व जनता का समर्थन हमारे साथ है, जिसके आधार पर हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपनी मांग रखकर और उसकी मांग को पूरी करने के लिए हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि 7 नवंबर 2022 को हम अपनी पूरे समर्थन के साथ, समर्थन पत्र के साथ प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी मांग को पूरी करने का आश्वासन हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांग का आश्वासन दें। और धर्म, कला और संस्कृति की नगरी काशी में 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले का आज शुरुआती दौर था। इस वर्ष 1790 में शुरू हुई रथ यात्रा मेले का ये 232वां साल है। इस बीच बीते 2 साल कोरोना महामारी के कारण भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों को रथ यात्रा मेले में दर्शन नहीं दिए थे। अब सब कुछ सामान्य होने पर शुक्रवार की सुबह भाई और बहन के साथ रथ में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती के बाद रथ यात्रा इलाका जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। इसी के साथ ही काशी में लखा मेले की शुरुआत हो गई है और ये सिलसिला कार्तिक माह तक जारी रहेगा। आने के बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए और काशी भ्रमण के लिए भगवान यहाँ आए हैं। आज जो रथ की परिक्रमा और रथ को जीतता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बस महत्व यही है कि पहले तो 2 वर्षों बाद दर्शन का मौका मिला। आज इस चीज़ का बड़ा दुख है, मगर बाबा ने भव्य दर्शन दिया और ये पूरे काशी वासियों के पालनहार हैं, जिसका पूरे वर्ष यहाँ के लोगों को इंतजार रहता है। कहने को ये जरूर भोले बाबा की नगरी है, मगर भगवान जगन्नाथ जी की भी विशेष अनुकंपा रहती है यहाँ काशी वासियों पे। और सारे काशीवासी पूरा ईश्वर को सजीव देव की तरह पूजते हैं। पहले भगवान जी बीमार पड़ते हैं, तो उनको स्नान कराया जाता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद उनको काढ़ा बना के पिलाया जाता है, फिर नगर भ्रमण में निकाला जाता है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन जालौन सरकार के इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम
सलेमपुर का है, जहां गांव के तालाब पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने इस कार्य में ग्राम प्रधान पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्राम समेरपुर के ग्रामीण ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने तालाब पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने तालाब की जमीन पर पक्का निर्माण भी करा लिया है। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस कार्य में ग्राम प्रधान भी दबंगों की मदद कर रहा है। ग्रामीणों ने डीएम से तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। तहसील जालौन, जिला जालौन। क्या शिकायत क्या है? आक्रमणकारियों ने पुराने गांव के बीच में तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है। उस अतिक्रमण को हटवा करके गांव में तालाब को सुरक्षित करवाने की। इस संबंध में आपने पहले शिकायत की थी कहीं? हाँ, 4/6/2022 को तहसील समाधान दिवस में एसडीएम जालौन के यहाँ ये शिकायत की। अभी तक कोई सुनवाई हुई इस मामले में? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आज कहाँ आए हैं? आज हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आए हुए हैं। अच्छा, शिकायत आपने दे दी है? शिकायत हमने दे दी है। कौन लोग हैं ये जो अवैध कब्जा किए हुए हैं तालाब पर? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।